भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने इस देश को वो चीज दी जिसके लिए आज भी कई देशों में संघर्ष जारी है। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश को व्यवस्था दी, कानून दिए, जिसकी नींव पर आज ये देश खड़ा है। अपने जीवन काल में कुल 32 डिग्रियां और उपाधि हासिल करने वाले B.R. अंबेडकर सिर्फ समाज सुधारक ही नहीं बल्कि वकीली, अर्थशास्त्र और राजनीति की गहरी समझ रखते थे। लेकिन आज उनके जाने के लगभग 70 साल बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें हर कदम पर याद दिलाती हैं कि डॉक्टर अंबेडकर कितने बड़े विद्वान थे। डॉक्टर अंबेडकर का ज्ञान सिर्फ किसी एक फील्ड तक सीमित नहीं था, वो हर क्षेत्र के ज्ञानी थे। अपने जीवन काल में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही कि आज वो सब सच होती दिख रही है और इस बात का एहसास होता है कि काश उसी समय इन बातों पर गौर कर लिया होता। तो आइए जानते हैं आज इस वीडियो में कि डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसी कौन सी बातें कही थी जो हमें वक्त रहते सुन लेनी चाहिए थी। पहली, कोस्टल सिक्योरिटी पर ध्यान न देना। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब भारत के सारे नेता और लोग देश के अंदर के हालात सुधारने में लगे थे, मगर डॉक्टर अंबेडकर उस वक्त सीमाओं को सशक्त बनाने के विचार प्रस्तुत कर रहे थे। वो जानते थे कि पाकिस्तान भारत से भाईचारा रखने के लिए आजाद नहीं हुआ। बंटवारा एक गहरा जख्म है जिसे कोई बार बार न खुरे दे, इसका ध्यान रखना भी जरूरी है। भारत के जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में वो काफी कुछ जानते थे। उनके मुताबिक भारत में अगर बाहरी खतरा कहीं से दाखिल हो सकता है तो वो है भारत के सीवेज यानी समुद्री मार्ग। भारत के नेशनल सिक्योरिटी के बारे में उन्होंने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में इसका जिक्र किया है। देश के हर सिरे में सुरक्षा होनी चाहिए, इस पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया। डिफेंस कैनॉट बी लिमिटेड टू लैंड बॉर्डर्स, ये उनका ठोस रूप से कहना था। पोर्ट्स, कोस्ट लाइन्स और एक्सेस रूट्स पर देश का कंट्रोल बने रखना बहुत जरूरी है ताकि ट्रेड, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स ठीक से बनी रहे। लेकिन उस समय देश के हालातों को मद्देनजर रखते हुए इन चीजों को इतनी आवश्यकता नहीं दी गई, मगर सालों बाद ही सही इसका नतीजा हमें देखने को मिला 26/11 के ताज हमले में। पाकिस्तान से जो आतंकवादी भारत में दाखिल हुए वो समुद्री मार्ग से ही दाखिल हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि भारत में घुसने का ये सबसे आसान रास्ता है जहां सिक्योरिटी ना के बराबर थी। कई जाने के बाद व्यवस्था को इस बात का एहसास हुआ कि कोस्टल सिक्योरिटी कितनी जरूरी है। दूसरी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड। लोग इसकी बात आज करते हैं मगर कईयों को पता भी नहीं होगा कि डॉक्टर अंबेडकर खुद समान नागरिक संहिता के समर्थक थे। डॉक्टर अंबेडकर ने खुलकर इस विचार का समर्थन किया था कि हर नागरिक भारत के संविधान के मुताबिक समान है और सिर्फ उसके धर्म, लिंग या वर्ण के हिसाब से कोई अतिरिक्त अधिकार उन्हें नहीं मिलने चाहिए, ना ही किसी के मौजूदा अधिकार उनसे छीन लेने चाहिए। अंबेडकर इस बारे में बड़े ही दूरदृष्टि रखते थे। वो ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि भारत एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें अलग अलग धर्म के लोग बसते हैं और एक समय ऐसा आएगा कि लोगों की पहचान सिर्फ उनके धर्म से होगी, क्योंकि जब कोई इंसान अपने से अलग लोग पाते हैं तब वो अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखने के लिए अपने धर्म का सहारा लेते हैं और हर एक धर्म की मान्यता अलग है। कानून सभी के लिए एक ही बना रहे, इसलिए अंबेडकर ने इस बात पर बड़ा जोर दिया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में जारी हो जाए। इस पर उनका यह भी कहना था कि ये कानून न केवल धार्मिक समानता पर महिलाओं के अधिकारों को भी सुरक्षित रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उस समय भारत देश के हालात बड़े ही सेंसिटिव थे। उस समय मुस्लिम समाज और कई अल्पसंख्यक लोगों ने इस बात का विरोध किया कि इसकी वजह से उनकी धार्मिक मान्यताएं खराब हो जाएंगी। उस वक्त भारत अभी अभी बंटवारे से उभर रहा था। देश में एक समाज संतप्त न हो जाए और देश में शांति बनी रहे, इसलिए ये कानून नहीं लागू हो पाया। और इसी धार्मिक खुली छूट का नतीजा भारत के लोगों को 1980 के दशक में शाहबानो केस के रूप में देखने को मिला, जहां धार्मिक कानूनों की वजह से एक महिला के अधिकारों को भी रोन दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर की एक एक बात को सच होते देख रहा समाज अंबेडकर जी के विजन से बेखबर था। फिर भी डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के आर्टिकल 44 में एक मिडिल वे सुझाया कि अगर भविष्य में कभी सरकार को लगे कि इस कानून की आवश्यकता है तो इसके प्रावधान भी रहेंगे। ये सब जानकर इस बात का एहसास होता है कि अंबेडकर कितने विजनरी थे। तीसरी बात, राजनीति में व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। अंबेडकर संविधान की रचना करते समय यह बात बड़ी ही बखूबी से जानते थे कि वो किस देश का संविधान लिख रहे हैं।
जहां हजारों सालों से राजाओं का राज रहा, बाहरी आक्रांताओं का राज रहा, उन लोगों को लोकतंत्र में लाते वक्त ये डर लगना स्वाभाविक है कि न जाने कब ये लोग किसी और को अपना नया राजा बना ले। डॉक्टर अंबेडकर स्पष्ट रूप से इस बात के खिलाफ थे कि राजनीति में व्यक्ति पूजा यानी आइडल वर्शिप नहीं होनी चाहिए। पीपल शुड ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस ओवर इंडिविजुअल्स, ये उनका साफ कहना था। 25 नवंबर 1949 के अपने फाइनल संविधान सभा स्पीच में डॉक्टर अंबेडकर ने यह बहुत क्लियरली वार्निंग दी थी कि पॉलिटिक्स में भक्ति यानी किसी लीडर की अंधभक्ति देश को नीचे ले जा सकती है और आखिर में डिक्टेटरशिप की तरफ पहुंचा सकती है। उनका पॉइंट सिंपल था, जब लोग किसी लीडर को बिना सवाल किए ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो वो अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग खो देते हैं और पूरा सिस्टम कमजोर होने लगता है। फिर लोकतंत्र इंस्टीट्यूशन से हटकर एक ही इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगता है। अंबेडकर बेसिकली कह रहे थे कि अगर डेमोक्रेसी को स्ट्रांग रखना है तो सिटीजन्स को अवेयर रहना होगा, सवाल पूछने होंगे और किसी भी लीडर को कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं रखना होगा, वरना यही हीरो वर्शिप धीरे धीरे देश को तानाशाही की तरफ ले जा सकती है। चौथी बात, लिंग्विस्टिक वॉर्स। आज जब हम भारत में बढ़ती हुई लैंग्वेज वॉर्स को देखते हैं, हिंदी वर्सेस रीजनल लैंग्वेज, नॉर्थ वर्सेस साउथ डिबेट्स और राज्यों के बीच टकराव तो आम बात हो गई है आजकल। डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक सा गया है और लोग अपनी असल पहचान यानी इंडियन होने की पहचान भूलते जा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि B.R. अंबेडकर ने इस पूरी सिचुएशन को 1955 में अपनी किताब थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स में पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था और यही उन्हें एक सच्चा विजनरी बनाता है। उन्होंने लिंग्विस्टिक स्टेट्स को सपोर्ट तो किया क्योंकि उनका मानना था कि एक भाषा वाले राज्य में गवर्नेंस बेटर होता है और लोगों में फेलो फीलिंग यानी आपसी जुड़ाव बढ़ता है। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी साफ कहा था, वन लैंग्वेज वन स्टेट के बजाय वन स्टेट वन लैंग्वेज को प्रैक्टिकल मानना चाहिए, यानी फोकस यूनिटी और पार्टिसिपेशन पर होना चाहिए, ना कि एक ही भाषा बोलने वाले को एक ह्यूज स्टेट में जबरदस्ती जोड़ने पर। सबसे बड़ी वार्निंग उन्होंने लिंग्विस्टिक शोविनिज्म पर दी थी। उन्होंने कहा था कि लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स कहीं इंडिपेंडेंट नेशनलिटीज की तरह ना बिहेव करने लग जाए, क्योंकि इससे इंडियन नेशन वीक हो सकता है। आज जब लोग लैंग्वेज के नाम पर डिवाइड हो रहे हैं तो चेतावनी बिल्कुल सही लगती है। उन्होंने ये भी कहा था कि रीजनल लैंग्वेज ज़रूरी है, लेकिन नेशनल यूनिटी के लिए एक कॉमन लिंक लैंग्वेज यानी हिंदी या इंग्लिश भी उतनी ही ज़रूरी है, ताकि देश कनेक्टेड रहे। हर जगह को एक ही आइडेंटिटी में फिट ना किया जा सके। उन्होंने बायलिंगुअल स्टेट्स जैसे पुराने बॉम्बे स्टेट का भी अपोज किया था, क्योंकि उनके हिसाब से इससे फ्रिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं, जो बाद में सच भी साबित हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने स्टेट्स रिकॉग्निशन कमीशन को भी क्रिटिसाइज किया था कि नॉर्थ में बड़े स्टेट्स और साउथ में छोटे स्टेट्स बनाना फ्यूचर में पॉलिटिकल इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। और आज भी रीजनल पावर डायनामिक्स में ये बात कहीं ना कहीं साफ दिखती है। मगर आज हम ऑनेस्टी से देखें, लैंग्वेज पॉलिटिक्स डेवलपमेंट को स्लो कर रही है। प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं और लोग आइडेंटिटी के नाम पर बट रहे हैं। एग्जैक्टली वही जो अंबेडकर जी ने वार्न किया था। इसलिए ये समझना जरूरी है कि अंबेडकर सिर्फ उस समय के लीडर नहीं थे, बल्कि एक ऐसे विजनरी थिंकर थे जिन्होंने इंडिया का फ्यूचर पहले ही देख लिया था। और आज हमें उनकी बात याद रखने की सख्त ज़रूरत है कि हम अपनी लैंग्वेज और कल्चर पर गर्व तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले वी आर इंडियंस। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जैसा विद्वान इस भूमि पर पैदा हुआ, यही हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। जिनके लिए विजनरी ये शब्द तक छोटा पड़ जाए, आज उनकी 135वीं जन्मतिथि पर उनकी कही हर बात याद आती है। बाकी इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अनसीन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।